चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और नोट करते चले, उसको याद करने की भी कोशिश करें और समझने की भी कोशिश करें, व्यवहारिक जीवन में बोलने की भी कोशिश करें। अगला है बाय डिग्रीज, धीरे धीरे। विथ रिगार्ड टू, के संबंध में। सिंग दैट, चूंकि। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते। ऑन कंडीशन दैट, बशर्ते। पर एनम, प्रतिवर्ष। पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति। पर डेम, प्रतिदिन। पर मेंसम, प्रति महीना। पुनः मैं एक बार फिर से ऊपर से पढ़ देता हूँ ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट समझ में आए। बाय डिग्रीज, धीरे धीरे। विथ रिगार्ड टू, के संबंध में। सिंग दैट, चूंकि। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते। उन कंडीशन दैट, बशर्ते। पर एनम, प्रतिवर्ष। पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति। पर डेम, प्रतिदिन। पर मेंसम, प्रति महीना। ये नो इधर तो सिखा दे तो कौन सी दबाना है रोकने के लिए। हाँ यही वाला बस चालू है ना वजह से। अच्छा वो वाला। तो जितना अब तक हम लोग फ्रेजेस को नोट किए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। पढ़ना बहुत जरूरी है। इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी हैव टू स्टडी मोर एंड मोर। द मोर वी स्टडी द मोर वी गेन नॉलेज। तो फ्रेज की यात्रा को हम लोग और आगे जारी रखें और लिखने का भरपूर प्रयास करें। A man of character, चरित्रवान। A man of worldly existence, संसारिक इंसान। For God's sake, भगवान की खातिर। A slip of tongue, जुबान की भूल।
A slip of pen, लिखावट की गलती. A slip of pen, sorry, print, छपाई की भूल. A slip of fate, नसीब का दोष. एक बार फिर से ऊपर से पढ़ देते हैं ताकि सभी बच्चों को स्पष्ट रूप से समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है. और ए मैन ऑफ कैरेक्टर, चरित्रवान. ए मैन ऑफ वर्ल्डली एग्जिस्टेंस, संसारिक इंसान. फॉर गॉड सेक, भगवान की खातिर. ए स्लिप ऑफ टंग, जुबान के भूल. ए स्लिप ऑफ पेन, लिखावट की गलती. ए स्लिप ऑफ पेन, छपाई के भूल. ए स्लिप ऑफ फेट, नसीब के दोष. तो अब तक हम लोग फ्रेज पढ़ रहे थे और आगे भी फ्रेज ही पढ़ेंगे. कुछ ही फ्रेज हम लोग नोट किए जो कि पर्याप्त नहीं है. हम लोग ये सोच के पढ़ेंगे कि जो जितना मिल रहा है बहुत कम है, तो अधिक से अधिक फ्रेज को इकट्ठा करेंगे, संकलन करेंगे और ज्ञान को बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ा जाए. ए स्वान सॉन्ग, किसी व्यक्ति की प्रथम अभिनय. ए हॉबसन चॉइस, कोई पसंद ना होना. ए रोरिंग ट्रेड, मुनाफे का व्यवसाय. By lips and bounds, दिन दूनी रात चौगुनी. दिन दूनी रात चौगुनी. To stand for, प्रतीक होना. To lend one's ears, ध्यान देना. Now I can say that in this video, that is video number 5th, we have collected approximately 14 phrases. Try to study more and more. Try to gain your knowledge, increase your knowledge through the study of phrases. Now see you again, and we shall prepare the next video. तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते. नमस्कार, नमस्ते और प्रणाम दोस्तों एवं छात्रों. मैं राजेंद्र कुमार आपके सामने खड़ा हूँ और जिस उद्देश्य के साथ मैं खड़ा हूँ आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या सीख रहे हैं.
जाहिर सी बात है कि हम लोग स्पोकन सीख रहे हैं, जिससे आज तक हम लोग डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड समझते आ रहे हैं कि अंग्रेजी वाकई में इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न, इसको हम लोग पॉसिबल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पॉसिबल बना रहे हैं, अर्थात समर्थ और सक्षम बना रहे हैं। तो अब तक हम लोग जितने भी कुछ सीखे वो तो कुछ है ही नहीं। सीखना तो जब तक सांस चलेगी तब तक सीखना है, और अगर जब तक सीखने के बावजूद यदि हमारे हृदय में ये भावना रहेगी, फीलिंग्स रहेगा, सेंटिमेंट्स रहेगा कि आई एम अनएबल टू टॉक टू समवन इन इंग्लिश, तो ये गलत बात है। फॉर इट वी रिक्वायर डिटर्मिनेशन। Determination is such a point as it changes everything. तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन को बदल दे और यू मे बी ए वेरी रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी इन सोसाइटी, तो अंग्रेजी का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी सीखना बाकी में मुश्किल नहीं है। अंग्रेजी ही क्यों, विश्व के कोई भी भाषा सीखना मुश्किल नहीं है। इट डिपेंड्स आवर डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन। डिसीजन सही है, डिटर्मिनेशन सही है, और ये करने से है हमारे पास, तो बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। यदि हम लोग महान हस्तियों की बात करें जो कि संसार में कुछ करके गए, उदाहरण के तौर पर हम सम्मान ढंग से बात करते, अब्दुल कलाम साहब, रविंद्रनाथ टैगोर साहब, राजेश खन्ना, माइकल जैक्सन, गंगा पुत्र भीष्म, ये सब क्या थे? दे वेयर ग्लोरियस अथॉरिटीज ऑफ द वर्ल्ड। दे मेड देयर नेम्स रिनाउंड ऑन द sands ऑफ टाइम। ये लोग जिए, जिंदगी जिए, लेकिन अपने लिए नहीं जिए। They lived their lives for society, for the country, for the welfare of the people. हर जीवन वे लोग संघर्ष करते रहे। क्यों? देने के लिए। तो जब कोई व्यक्ति देने के लिए जीता है संसार को, समाज को, राष्ट्र को, तो अपने कार्य के प्रति वो डेडिकेटेड रहता है और हृदय में एक डिवोशन होती है। अगर इफ यू हैव ए डिवोशन एंड इफ यू आर डेडिकेटेड टू योर वर्क, तो इट्स राइट, यू कैन बी लाइक देम एंड यू विल एवर रिमेम्बर्ड आफ्टर डेथ। तो आइए हम लोग आज अगले पैटर्न पर चर्चा करें कि सभी बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, कलम कॉपी को तैयार करेंगे, और आज चौथा वीडियो है स्पोकन का, स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। आज हम लोग एक नए पैटर्न पर विचार करेंगे और जानेंगे, सीखेंगे कि वो पैटर्न है क्या, किस तरह का वाक्य गढ़े जाते हैं। पैटर्न नंबर 5, I+1 + 2 + V1 + that plus ... पैटर्न है I+1 + 2 + V1 + that। यहाँ पर एक उदाहरण लिखेंगे पहले। भरवी ग्रेसिया मैं कहना चाहता हूं कि मैं खुश हूं। एक और वाक्य लेते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं वापस आऊंगा।
हमारी हिंदी बोलचाल की भाषा में बहुत से हिंदी के वाक्य ऐसे बोलते हैं जिनकी शुरुआत हम लोग मैं शब्द से करते हैं। और मैं के बारे में जानते हैं कि इसका मतलब आई होता है। और वाक्य में चाहता हूँ बोलते हैं, जैसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। तो हिंदी के बहुत से ऐसे बोलचाल की भाषा में बहुत से वाक्य होते हैं जिनके दो भाग हम लोग बनाते हैं, बोलते हैं। पहले वाक्य की शुरुआत हम लोग करते हैं मैं से, और क्रिया के रूप में हम लोग चाहता हूँ बोलते हैं। मैं और चाहता हूँ के बीच में एक और क्रिया होता है, जैसे कहना, बताना। तो इसके बारे में तो हम लोग जान गए किस तरह का वाक्य से लक्ष्य का बोध होता है, पर्पज का बोध होता है कि हम अपना पर्पज किसी को बताना चाहते हैं। दूसरा का वाक्य की शुरुआत हम लोग जो करते हैं बोलचाल में, वो की से करते हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वापस जाऊंगा। तो की से जुड़ा हुआ वाक्य दो भाग हो गए। पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में रहेगा, खासतौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगी, क्योंकि कहा जाता है और व्याकरण के नियम के अनुसार इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस पर्पज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। लक्ष्य को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है और पार्टिसिपल टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। तो पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इससे लक्ष्य का बोध हो रहा है, पर्पज का बोध हो रहा है। और किस से जुड़ा हुआ जो वाक्य है उसके साथ शर्त ये है कि दूसरा का वाक्य प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है या फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। की से जुड़ा हुआ जो वाक्य है वो या तो प्रेजेंट टेंस में भी हो सकता है या तो फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर की के लिए हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ की के लिए दैट के प्रयोग करेंगे। यहाँ पर की का मतलब दैट हुआ और दैट का मतलब की हुआ। दैट के बारे में जब हम चर्चा करें विस्तार से तो पाते हैं कि दैट शब्द जो है आपका प्रनाउन भी है और दैट शब्द आपका एडजेक्टिव भी है। प्रनाउन होने के नाते प्रनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बाद एक क्रिया आती है जो कि कर्ता का काम करता है। इसको एडजेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके तुरंत बाद एक एडजेक्टिव आ जाता है। तो ये दैट शब्द जो है प्रनाउन और एडजेक्टिव दोनों है। प्रनाउन तब कहेगा जब इसके बाद एक क्रिया आएगी और एडजेक्टिव तब कहलाएगा जब इसके बाद एक नाउन आएगा। जैसे दैट इज ए पेन, तो यहाँ पर दैट शब्द जो है इट इज ए प्रनाउन। दैट बॉय इज गुड, यहाँ पर दैट जो है एडजेक्टिव है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये आने वाला संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का मतलब की दूसरा का प्रेजेंट टेंस में हो सकता है तो या तो फ्यूचर टेंस में हो सकता है। तो किसी भी काम को करने के लिए नॉलेज तो होना जरूरी है। ठीक, तो पहला वाक्य को बनाएंगे तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू से दैट, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। दूसरा वाक्य है कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं वापस आऊंगा। तो मैं बताना चाहता हूं आई वॉन्ट टू टेल दैट आई शैल बी बैक। I shall be back. Now let's understand perfectly well. हमारे हिंदी बोलचाल के भाषा में बहुत सी हिंदी के वाक्य हम लोग ऐसे बोलते हैं जिनके दो भाग हम लोग गढ़ते हैं। वाक्य के शुरू में बोलते हैं मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, मैं खबर देना चाहता हूँ, मैं सोचना चाहता हूँ। दूसरा का वाक्य जो बोलते हैं वो या तो प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं या तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं या फ्यूचर टेंस में बोलते हैं। वाक्य के वो दोनों भाग को हम लोग हिंदी के शब्द की से जोड़ देते हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं दुखित हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तेज नहीं हूँ। ठीक, तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू, उसके बाद क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। दूसरा का वाक्य को बनाने से पहले दैट को बोलेंगे, और जो दूसरा वाक्य है जो कि प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में बनाएंगे या बोलेंगे, और फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में बोलेंगे। तो एक और शर्त है, दैट के बाद और हिंदी के साथ की के बाद जो दूसरा वाक्य आएगा चाहे प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव हो सकता है।
अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, आई वॉन्ट टू से दैट आई एम नॉट फाइन। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तेज नहीं हूँ, आई वॉन्ट टू से दैट आई एम नॉट इंटेलिजेंट। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भाग्यशाली बनूंगा, आई वॉन्ट टू से दैट आई शैल बी लकी। तो और कुछ वाक्य लिखे। और कुछ वाक्य यहाँ लिखे। मैं जानना चाहता हूं कि मैं तेज नहीं हूं। तो आई वॉन्ट टू नो दैट आई एम नॉट इंटेलिजेंट। दूसरा वाक्य ले, मैं विचार करना चाहता हूं कि मैं इस काम को करूंगा। आई वॉन्ट टू कंसीडर दैट आई शैल डू दिस वर्क। तो अगर ये पैटर्न हम अच्छे से याद रखेंगे तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू विल एंड डिजायर, वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स। कुछ और एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं। उदाहरण स्वरूप, मैं जानना चाहता हूं कि मैं गरीब हूं, आई वॉन्ट टू नो दैट आई एम पुअर। मैं जानना चाहता हूं कि मैं अमीर नहीं हूं, आई वॉन्ट टू नो दैट आई एम नॉट रिच। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कमजोर हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम वीक। मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैं मजबूत बनूंगा, आई वॉन्ट टू टेल ऑल दैट आई शैल बी स्ट्रॉन्ग। मैं घोषणा करना चाहता हूं कि एक दिन ये युद्ध मैं जीतूंगा, आई वॉन्ट टू अनाउंस दैट आई शैल विन दिस बैटल और वॉर वन डे। तो द मोर वी थिंक of making or framing sentences of Hindi in our mind, and if we have this pattern in our mind, it is very easy to render or translate such sentences into English, and very frankly we are going to communicate with the world. Okay, तो आइए इस पैटर्न की यात्रा को पूरा करने के बाद हम लोग एक नए पैटर्न में विचार करेंगे और बहुत गहराई से चेयरफुली विचार करेंगे। तो अगला पैटर्न है पैटर्न नंबर 6, टेल प्लस ऑब्जेक्ट। Now let us consider what is the word tale, what does it mean, and what does it function in our practical life. टेल शब्द के बारे में विस्तार से हम जानकारी लें। हमारे अंग्रेजी व्याकरण, भाषा और साहित्य में टेल शब्द जो है एक मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया होने के नाते यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हुआ कि द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो टेल शब्द जो है एक मुख्य क्रिया है, और मुख्य क्रिया होने के नाते सकर्मक क्रिया है,
और सकर्मक क्रिया होने के नाते हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगी। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और सब फिर सवाल उठता है कि कर्म क्या है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो कार्य करने वाले का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। तो टेल शब्द का अर्थ होता है सामान्यतः बताना, कहना भी होता है, लेकिन बताने का हम इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। इट मीन्स बताना। इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। इट इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। इट मीन्स बताना। इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि द क्वेश्चन इज दैट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस वी कैन फ्रेम और मेक बाय यूजिंग टेल। टेल का तो मतलब जान गए, बताना होता है। अब सवाल उठता है ऑब्जेक्ट किस प्रकार का हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट किसी प्रकार का हो सकता है। किसी प्रकार का क्यों? दो प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष कर्म जिससे वस्तु का बोध हो, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर्म जिससे व्यक्ति का बोध हो। तो देखिए इस पर किस प्रकार का हम लोग आम दैनिक जीवन में बोलचाल में हिंदी के वाक्य गढ़ते हैं। यानी हमको कहना हो मुझे बताइए, तो बोलेंगे टेल मी। अगर कहना हो मुझे दोबारा बताइए, तो बोलेंगे टेल मी अगेन। अगर कहना हो मुझे बार बार बताइए, तो बोलेंगे टेल मी अगेन एंड अगेन। अगर कहना हो एक कहानी बताइए, तो बोलेंगे टेल अ स्टोरी। अच्छा है, टेल ए टेल। अगर कहना हो यहां बताइए, तो बोलेंगे टेल हेयर। अगर कहना हो अंदर बताइए, तो बोलेंगे टेल इनसाइड। ऐसे बहुत से वाक्य हम लोग गढ़ते हैं, बोलते हैं। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग टेल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। टेल के बारे में ये जानकारी प्राप्त की, ये आपका मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया होने के नाते सकर्मक क्रिया है, और सकर्मक क्रिया होने के नाते हमेशा इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट किसी प्रकार का हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक, और इसका प्रयोग हम लोग आम दैनिक जीवन में बड़ी धड़ल्ले के साथ करते हैं, हर कदम पर करते हैं, और अपने आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार चीज़ों को साथ करते हैं। तो और उस पर कुछ वाक्य गढ़े हम लोग। ठीक, जितना ही गढ़ेंगे उतना ही सीखेंगे। मान के हमको बोलना हो या कहना हो मुझे कुछ मत बताइए, तो बोलेंगे टेल मी नथिंग। मुझे आराम से बताइए, तो बोलेंगे टेल मी
with relax. अगर कहना हो मुझे खुशी पूर्वक बताइए, तो बोलेंगे टेल मी हैप्पीली। अगर कहना हो मुझे मुस्कुरा कर बताइए, तो बोलेंगे टेल मी विथ अ स्माइल। अगर कहना हो मुझे धैर्य पूर्वक बताइए, तो बोलेंगे टेल मी विथ पैसेंस। अगर कहना हो मुझे साहस पूर्वक बताइए, तो बोलेंगे टेल मी बोल्डली। तो with the help of this pattern and of the given structure, we are quite able to frame and shape a large number of sentences according to our need and necessity and according to our situation. But we have to be cautious of the pattern, what we are going to express through this pattern. Okay? तो नोट करें